आज जिन स्टोरीज पर दस्तक देंगे उनमें शामिल है पाकिस्तान की सफारती कामयाबियां, दुश्मन ताकतों से कड़ा मुकाबला, कप्तान बमुकाबला अशराफिया, माफिया ताकतवर या टीम को नहीं तजुर्बा, क्या कराची को सूबा बनना चाहिए। आप देख रहे हैं 10 तक रेहान तारिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने के बाद एक सवाल उठाया जा रहा था और वो सवाल ये था कि बरादर इस्लामी ममालिक की जानिब से इसराइल को तस्लीम किया जाता है तो क्या पाकिस्तान पर भी एक प्रेशर बढ़ेगा कि पाकिस्तान को भी इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। क्या पाकिस्तान भी इसराइल को एक्सेप्ट करेगा, क्या पाकिस्तान भी इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाएगा। ये बड़ा बुनियादी और बड़ा अहम सवाल था और इस हवाले से पाकिस्तान का जवाब तलाश किया जा रहा था कि पाकिस्तान इस तमाम तर मामले पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ दिया है। मारूफ एंकर कामरान खान के साथ इंटरव्यू में वो क्या कह रहे थे, पाकिस्तान का इस पर क्या स्टांस है और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी, जरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सुनते हैं। जी, जो भी कोई मुल्क करे, हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और हमारा मौक़िफ़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में क्लियर कर दिया था, 1948 में, कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती। जो टू नेशन थियोरी थी पैलेस्टीनियन की कि उनको पूरा एक उनकी स्टेट मिले जो कि पैलेस्टीनियन फैसला करें, ठीक है। इमरान खान का यह बयान निहायत ही अहम है क्योंकि तेजी से बदलते हुए आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की पॉलिसी में भी एक शिफ्ट आता हुआ नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या है, इस वक्त हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, आज के प्रोग्राम में हम आपको ये तफसील से समझाने की कोशिश करेंगे। कल वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में आने वाली तब्दीली की जानिब इशारे दिए हैं। वजीर आजम इमरान खान क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त हमारी खारजा महाज पर पॉलिसी क्या है और आने वाले दिनों में हम किस जगह पर खड़े हुए दिखाई देंगे, जरा वजीर आजम को सुनता है। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ है, हमें क्लियर हो जाना चाहिए। हमें वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ये जो मुल्क ने तरक्की करनी है, हमारी डेवलपमेंट है, वो चाइना के साथ अब जुड़ी हुई है। अब जो बात वजीर आजम पाकिस्तान कर रहे हैं, हमने 17 अगस्त को अपने प्रोग्राम में एक तज्जिए में कहा था कि पाकिस्तान की इस फ्रंट के ऊपर पॉलिसी क्या होनी चाहिए। ऐसे में कि जब मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ स्टेट्स के अंदर एक सवाल उठ रहा है जहां इसराइल की एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसे में पाकिस्तान किस कैंप को ज्वाइन करेगा, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, हमने अपने प्रोग्राम में क्या कहा था, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के लिए दो रास्ते हैं, या तो इसराइल को तस्लीम करके अमरीकी इत्तेहाद में आ जाए या फिर चीन और रूसी ब्लॉक में रहते हुए कश्मीर जैसे अहम मफादात का दिफा करे। हमारा बड़ा दो टोक मौक़िफ़ था और तज्जिया था कि पाकिस्तान को अपने अहम तरीन कौमी मफाद के लिए चीन के साथ खड़ा होना चाहिए और इसराइल को तस्लीम करके अमरीकी इत्तेहाद में कतई नहीं आना चाहिए। इस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में क्या कहा था, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं और फिर हम ये बात क्यों कर रहे थे वो भी आपको समझाने की कोशिश करें। अमरीका और इसराइल दोनों ही भारत के दोस्त ममालिक हैं। अमरीका भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। भारत अमरीकी इत्तेहाद को, क्वाड्स जो अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पर मुश्तमिल इत्तेहाद का अहम हिस्सा है, भारत इसमें रहेगा, जबकि चीन पाकिस्तान का अहम तरीन दोस्त और इत्तेहादी है। चीन उन ममालिक में से है जो पाकिस्तान के बुरे वक्त में भी हमेशा सबसे पहले मदद को पहुंचते हैं। अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने के बाद खबरें आ रही हैं कि जल्द ही बाज दीगर अरब ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। इसराइल को बरादर अरब ममालिक की जानिब से तस्लीम किए जाने के बाद हमने ये खदशा भी जाहिर किया था कि पाकिस्तान पर भी इसराइल को तस्लीम करने का एक प्रेशर आ सकता है और अगर पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना पड़ता है तो फिर यह खदशा भी अपनी जगह पर मौजूद है कि कहीं कश्मीर पर डील ऑफ सेंचुरी आई तो क्या हम उस डील ऑफ सेंचुरी को एक्सेप्ट करेंगे और कश्मीर भी हाथ से चला जाएगा। इस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में क्या एनालिसिस दिया था वो भी आपके सामने रखता है। खुदा ना खास्ता अगर इस पर भी कोई डील ऑफ सेंचुरी आ जाती है और हम अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा होते हैं और हमें मजबूर किया जाता है इस डील को एक्सेप्ट करने पे, तो कश्मीर कॉज को ठेस पहुंच सकती है। बिल्कुल यही अल्फाज, कुछ ऐसी ही रेपिटेशन दिखाई दी है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी बेन ही वही कहा है जिस खदशे का इजहार हमने अपने प्रोग्राम में किया था। वो क्या कह रहे हैं, कश्मीर के फ्रंट को लेकर अगर इसराइल को एक्सेप्ट किया जाता है तो कश्मीर हमारे हाथ से कैसे चला जाएगा, इस पर इमरान खान साहब क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए। अगर हम वो तस्लीम कर लेते हैं तो हमें फिर कश्मीर का भी, हमें एग्जैक्टली सिचुएशन कश्मीर का है तो हमें वो भी गिव अप करना जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इजराइल को। अब आलमी महाज पर जो कुछ हो रहा है वो तमाम तर बातें बड़ी इंटरकनेक्टेड हैं। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात से मुताल्लिक वज़ीर आज़म ने साफ साफ कहा है कि अमरीका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है, जबकि इस बार पाकिस्तान अफगान मामले पर
पार्टनर का रोल अदा कर रहा है। माजी में जो कुछ होता रहा है वो मुख्तलिफ था, इस बार हम अमेरिका के एलाई हैं। वो क्या कह रहे थे इस वक्त यूएस रिलेशंस को लेकर, जरा उसकी झलक भी दिखाते हैं। अमेरिका में इस्तेमाल करता था कि जी आप हमें जंग जिताएं अफगानिस्तान में, अब नहीं करते थे तो वो डू मोर कहते थे, अगर नहीं करते थे वो कहते जी हम आपकी मदद भी कर रहे हैं, पर यानी बड़ा आज हम पार्टनर्स इन पीस हैं। अब आपको वाज़ेह हो रहा होगा कि तमाम की प्लेयर्स और स्टेक होल्डर्स में पाकिस्तान इस वक्त किस तरह अपने आप को रीअलाइन कर रहा है और पाकिस्तान का शिफ्ट किस जानिब है, किस कैंप की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है। वज़ीर आज़म ने कल के इंटरव्यू में पाकिस्तान की सऊदी पॉलिसी पर भी खुलकर बात की है। सऊदी अरब के साथ किस तरह रीअलाइनमेंट और शिफ्ट हो सकता है, जरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सुनता है। हमें कोशिश करनी है साथ रखने। हमारे लिए की एलाई हमारा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है और उन्होंने इस बारी भी मुश्किल तरीन वक्त पे की है। सऊदी की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जी क्योंकि हम ये चाहते हैं तो सऊदी को भी वो करना चाहिए, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। गल्फ कंट्रीज की जानिब से इसराइल की एक्सेप्टेंस के बाद एक और सवाल भी उठाया जा रहा है और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये मुस्लिम उम्मा को तकसीम करने की साजिश तो नहीं है। अगर मुस्लिम उम्मा इससे डिवाइड होती है तो यकीनन एक बहुत बड़ा खदशा है। पाकिस्तान एक की प्लेयर है, पाकिस्तान को ऐसे में क्या किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मानिए पाकिस्तान के विजन के मुताबिक पाकिस्तान की इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन पर भी पॉलिसी बयान दिया है कि किस तरह हम तमाम तर ममालिक को इकट्ठा रख सकते हैं, मुस्लिम उम्मा को जोड़ सकते हैं और इस बात का इंदिया दिया है। गो पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ है, लेकिन जहां आलम इस्लाम खुसूसन अरब ममालिक की बात आएगी वहां हम इत्तेहाद उम्मत की जुस्तजू करेंगे। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी झलक भी देख लीजिए। हमें मुसलमान दुनिया को इकट्ठा करना है, हमने तकसीम करने से रोकना है। आसान नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम है, सऊदी अरेबिया ईरान के प्रॉब्लम है, सऊदी अरेबिया तुर्की के प्रॉब्लम है। वज़ीर आज़म जो कुछ कह रहे हैं जरा इस गुफ्तगू को समेट कर आसान अल्फाज में आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। दुनिया में बड़ी तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, खुसूसन वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीलियां अब वाज़ेह होती चली जा रही हैं। सर्द जंग के खात्मे के बाद अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर की हैसियत से उभरा और यूं बाइपोलैरिटी ने दुनिया को यूनिपोलर कर दिया। एक नए फेज में दुनिया दाखिल हो गई। इस फेज में अमेरिका ने ऐसे ऑर्डर को जन्म देने की कोशिश की जिसमें अमेरिका की जानिब से ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल बेधड़क होकर किया गया। मसलन इराक पर नाजायज पाबंदियां लगाई गई और फिर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बहाने से सद्दाम हुकूमत को गिराकर इराक पर कब्जा कर लिया गया। ये तमाम तर मामले सामने हैं। तारीख किस तरह इसको फरामोश कर सकती है। इसी असना में इस्लामी शिद्दत पसंदी के नाम पर मुस्लिम ममालिक पर मनपसंद तब्दीलियों के लिए दबाव भी बढ़ाया गया। एक एंटी प्रेशर था, मुखालिफ हुकूमतों के खिलाफ अवाम को भड़काया गया और इस तरह से पैक्स अमेरिकाना के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। सोवियत यूनियन टूट चुका था और रूस के पास वो ताकत नहीं रही थी कि अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज कर सके या अमेरिका को आंखें दिखा सके। कम्युनिज्म के बाद जिस तरह कैपिटलिज्म को रूस में रिवाज मिला, उसे खुद मगरबी तज्जियाकार क्रिमिनल कैपिटलिज्म कह रहे थे। ऐसे में चीन भी खामोशी से खुद को डेवलप कर रहा था। यानी ये तमाम तर मंजर एक अहम स्टेक होल्डर जो चाइना था, जिसने मुस्तकबिल में उभरना था, वो ये तमाम तर तब्दीलियां रूनुमा होते हुए बड़ी खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा था, अपनी इंडस्ट्रियल ताकत बढ़ा रहा था, अपने आप को एम्पावर कर रहा था। फिर वो वक्त आया कि सर्द जंग में मुखालिफ रहने वाले चीन और रूस एक दूसरे के करीब आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता इस पार्टनरशिप के नताइज सामने आने लगे। अमेरिका कंजर्वेटिव थिंक टैंक से ताल्लुक रखने वाले रॉबर्ट कैगन ने अपनी किताब ऑन पैराडाइज एंड पावर में यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिकी पॉलिसी की कुछ इस तरह तारीफ की है कि इसमें अमेरिकन पॉलिसी क्या थी, वो क्या कहते हैं, वो आपके सामने रखते हैं। कहते हैं कि अगर आपको कोई काम ऐसे जंगल में पड़े जहां खूनखार रीछ रहता हो और आपके पास सिर्फ एक खंजर हो, तो आपकी कोशिश होगी कि जंगल में आपका सामना रीछ से ना हो। जबकि अगर आपके पास ऑटोमेटिक गन है तो फिर आप ये कोशिश करेंगे कि पहले रीछ को मार डालें और फिर अपना काम निपटाएं। यानी अमेरिका की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि सबसे पहले वहां की जो ताकतवर ताकतें हैं उनको ढेर करें और उसके बाद अपना काम सरअंजाम दें। 9/11 के वाकयात के बाद खुसूसन हमने देखा है कि अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है वो प्रीएम्प्टिव पॉलिसी से शुरू होने वाली हिकमत अमली एंटीसिपेटरी सेल्फ डिफेंस में तब्दील होती हुई दिखाई दी। यानी खतरा पैदा होने से पहले ही उसके तदारुक की पॉलिसी पर अमेरिका गामजन हो गया और इन्हीं वजूहात से वो हालात पैदा हुए जिन्होंने नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रखी। आज दुनिया वाज़ेह तौर पर दो कैंप्स में तकसीम होती हुई दिखाई दे रही है। एक जानिब 2019 के डेटा के मुताबिक दुनिया सफ़े अव्वल की मईशत अमेरिका है, तो दूसरी तरफ दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत यानी चीन, जिसके साथ रूस खड़ा है, वो दोनों ममालिक में इत्तेहाद का कोई मुआहदा नहीं है, कोई कंसेंसस नहीं है, लेकिन रूस और चीन दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी अमूर में एक दूसरे के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। अब 2013 से चीनी हुकूमत एक अजीमुशान तिजारती मंसूबे यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या फिर वन बेल्ट वन रोड के मंसूबे पर काम कर रही है।
इसी मंसूबे का एक प्रोजेक्ट CPEC है, जो बैनुल-अक़वामी तिजारती राब्ते बढ़ाने का एक खासा अहम मंसूबा है, एक निहायती कलीदी किरदार का हामिल मंसूबा है, जो चीन, पाकिस्तान और ओबर में शामिल ममालिक के माशी एतबार से बहुत सूदमंद साबित होने वाला है। और चीन को तिजारत के लिए बहरी रास्तों के अलावा ज़मीनी ऑप्शन भी मैसर आ जाएगा। इस वक्त 130 से ज़ायद ममालिक इस मंसूबे में शामिल हो चुके हैं। अमेरिका इस मंसूबे की शदीद मुखालिफत कर रहा है, क्योंकि चीन अपनी सॉफ्ट पावर और मेंबर ममालिक के साथ बाहमी ताउन के जरिए अपना असर व रसूख आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा है। वो ममालिक भी इस मंसूबे में शामिल हो चुके हैं, उसके अजीम समारात समेटने के लिए चीनी मंसूबे में शामिल हो रहे हैं, जो माजी में चीन की मुखालिफत करते रहे हैं। यानी इस मंसूबे का एम्बिट हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। चीन और रूस का इश्तराक अमेरिका के मफादात को चैलेंज कर रहा है। चीनी इश्तराक की बात हो रही है, डेवलपमेंट और ट्रेड की बात करता है चीन, और फिर जो BRI मंसूबा है, इसी इश्तराक की दलील है ये मंसूबा कि जिस पॉलिसी के ऊपर इस वक्त चीन गामजन है। और ख़ुद अमरीकी इत्तेहाद, जापान समेत जो कब्र से इटली तक के ममालिक शामिल हो चुके हैं, जबकि BRI मंसूबे के मुकाबले में अमरीका ने पहले एशिया पैसिफिक, जिसे बाद में इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का नाम दिया गया है, वो मुतारिफ कराई है। वो पॉलिसी, वो स्ट्रैटेजी भी नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। अब यही इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी क्वाड्स का रूप धार चुकी है, जो एक फौजी इत्तेहाद है जिसमें अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल है। अमरीका का बहरे हिंद में सबसे अहम पार्टनर भारत है, जो खुद उबूर के नरक़े में है। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान उबूर के अज़ीमुश्शान मंसूबे में शामिल हो चुके हैं, जबकि इत्तलात के मुताबिक भूटान की भी जल्द इस मंसूबे में शमूलियत की तवक्को की जा रही है। मुस्तकबिल में चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान और तुर्की का इत्तेहाद भी उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे बाज़ तज्ज़ियाकार गोल्डन सर्कल का नाम दे रहे हैं। इस इत्तेहाद में आज़रबाईजान शामिल होगा। पिछले साल आज़रबाईजान ने डेफर्ड पेमेंट पर तेल की तरसील की ऑफर भी की थी। अब सवाल पैदा होता है कि अमरीकी कैंप से निकलकर अगर पाकिस्तान चीनी कैंप में आता है तो इसके क्या असरात होंगे, इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे। हमारे ख्याल में इस वक्त अमरीका को अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है। फिर पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो बरे-सगीर, मशरक़ वस्ता और सेंट्रल एशिया को एक दूसरे से मिलाता है। पाकिस्तान वो सीढ़ी है जो इन तमाम तर एरियाज़ को कनेक्ट करती है। इसलिए खत्ते में पाकिस्तान की अहमियत भली मुसल्लमा हकीकत के तौर पर अपनी अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, जियो पॉलिटिकल पोजीशन है, वो अपनी जगह पर मुसल्लमा है। हाँ, CPEC के मामले में रोड़े अटकाए जाएंगे, जबकि IMF और दीगर माशी आलमी इदारे, इनके जरिए पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश भी की जाएगी। पाकिस्तान पर अब यह लाजिम हो गया है कि वो जल्द अज जल्द अपर खड़ा होने की कोशिश करे और फिर कर्जों से जान छुड़ाए। जो वज़ीर आज़म का विजन है वो बात ये करते हैं कि कर्जों से जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ानी चाहिए। माजी की हुकूमतों के कर्जे हैं, बारकैफ ये एक इंटरनल मैटर है, लेकिन कामयाबी की कुंजी इसी में है कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द माशी तौर पर खुद मुख्तार हो जाए, इस चुंगल से निकले जो आलमी डोनर्स एजेंसीज का चुंगल है। जितनी जल्दी इस गर्दाब से निकल पाएंगे उतनी जल्दी हम लोग स्टेबल हो सकेंगे और फिर इस सफबंदी का एक कलीदी किरदार भी अदा कर पाएंगे। या एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शहर कायद का रुख करेंगे। शहर कायद के मसाइल हल करने के लिए भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है। वो शहर कायद के लिए कितनी कारआमद, कितनी बारावर साबित हो सकती है, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आज कराची के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात असद उमर से इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें वफाक और सिंध के दरमियान राब्ता कमेटी बनाने पर इत्तफाक किया गया है। एक तासुर दिया गया है कि तमाम तर स्टेक होल्डर्स एक बार फिर कराची के इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा हैं, एक टेबल पर बैठकर उनमें कंसेंसस डेवलप हो गया है। इस मुलाकात में DG NDA में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल भी मौजूद थे, जबकि वज़ीर आला सिंध के हमरा सूबाई वज़रा सैयद नासिर शाह और सईद गनी थे। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर असद उमर ने मीडिया को नुकात के बारे में बताया जिन पर कंसेंसस डेवलप किया गया है, जिन इत्तफाक हुआ है। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। सबसे पहला पानी, कराची जो है वो पानी के लिए तरसा हुआ है। दूसरा जो एरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदा पानी, उसकी निकासी है, आपका सिस्टम भी ठीक नहीं है और उसके अलावा उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा है। इस वक्त करोड़ों गैलन पानी जो है वो समुद्र के अंदर फेंका जा रहा है। तीसरा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, कचरा जिसको आम जुबान में कहा जाता है, और जो एक बहुत बड़ी वजह भी है
ये जो पानी कराची के अंदर जमा हो जाता है और बारिशों के बाद जो सूरत हाल देखने को नज़र आती है वो इसलिए कि कराची के नाले जो हैं वो भरे हुए हैं इस कचरे से, और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का कोई प्रॉपर मॉडर्न साइंटिफिक निज़ाम वहाँ पर इस वक्त नहीं है। फिर जाहिर है उन नालों की सफाई का काम है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स जो हुई हुई हैं उन इंक्रोचमेंट्स को हटाने का काम है, वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है कि दोबारा वहाँ पर इंक्रोचमेंट ना हो सके। तो ये जो है ये चौथा एरिया है जिसके अंदर काम करने के लिए तरजीही बुनियाद के ऊपर आइडेंटिफिकेशन की गई है। पांचवी, वो सड़कें, कुछ खुसूसी सड़कें ऐसी, कराची के सड़कों का भी बहुत बुरा हालात है, टैक्स देने वाला शहर और उसकी सड़कें जो हैं उसकी इतनी बुरी हालत है जो देख कर अफसोस होता है। सो वो जो प्रायोरिटी कुछ रोड्स हैं वो आइडेंटिफाई की जाएंगी। और आखिरी इसका हिस्सा वो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया के बड़े शहरों में से एक, और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का निज़ाम वहाँ पर मौजूद नहीं है। अब ये तजावीज़ एक ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची को वफाक के हवाले करने की तजवीज़ के खिलाफ सिंध भर में शहरों में सरापा एहतजाज दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जा रहा है, जबकि हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ से कराची के हवाले से मुख्तलिफ डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। वो अपनी एक स्ट्रैटेजी सामने रख रहे हैं, एक प्रपोजल ड्राफ्ट किया गया है, जबकि हुकूमत भी तमाम तर दस्तियाब आइनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का सोच रही है। नईम नकवी ने आज फिर उसी अज़्म को दोहराया है जिसका इजहार वो पहले कर चुका है। और अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो 149(4) भी आएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आएगी, गवर्नर रूल भी आएगा, और 140A का जो हमने पिटीशन डाली हुई है उसको हम लेके चल रहे हैं, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। अब शहर कायद के मामले पर एक बार फिर इत्तफाक राय नजर आ रहा है। तमाम तर सियासी ताकतें एक सफ़े पर मौजूद दिखाई दे रही हैं, लेकिन माजी में इस हवाले से जितनी भी कोशिशें की गई हैं वो नाकाम रही हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या शहर कायद के मसाइल को हल करने के लिए कायम कौमी इत्तेहाद देरपा हो सकता है? एमकेएम कराची को सूबा बनाने के लिए बज़िद क्यों है? क्या एमकेएम अपना वोट बैंक बचाने के लिए कराची के मसाइल को हल करने के लिए महज सियासत कर रही है? पीपल्स पार्टी के लिए कराची क्यों अहम है? तहरीक इंसाफ कराची के मसाइल को हल करने की बजाय सिर्फ बयानात तक क्यों महदूद है? सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब आपके वक्त के लिए। कराची के मसाइल के हल के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। 3 नुमाइंदे वफाक से होंगे, 3 का ताल्लुक सिंध हुकूमत से होगा। आपको लगता है कि इस तरह से कराची के मसाइल हल हो पाएंगे? देखिए, कोशिश है और शुक्र है कि 4 साल बाद सबको कंसर्न हुआ कि फिक्र हुई कि कराची के मसले हल होने चाहिए। 4 साल से यही आवाज़ मैं रेस कर रहा हूँ कि कोई तो कराची का पुरसान हाल हो। मेरी पिटीशन भी पेंडिंग है 2017 से सुप्रीम कोर्ट में इसी हवाले से। अब जो कमेटी फॉर्म हुई है और इसमें जितने भी इश्यूज हैं, पानी से रिलेटेड, सीवेज से रिलेटेड, ट्रीटमेंट प्लांट, S3, K4, ट्रांसपोर्ट, ये डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, जो असल इश्यूज हैं कराची के, इसकी बात हुई है कि इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी अब जो वे फॉरवर्ड क्या होगा। वसीम अख्तर साहब, एक मुलाकात चेयरमैन एनडीए में नदीम अफजल साहब की मौजूदगी में कराची में हुई थी, जिसमें गालिबन आप भी मौजूद थे। क्या ये जो कमेटी फॉर्म करना है या आज की मुलाकात है जिसमें वज़ीर आला सिंध मिले हैं वफाकी नुमाइंदों से, क्या ये उसी मीटिंग की कोई कड़ी है? जी हाँ, बिल्कुल वही है ये। और इस पे मैं जब सवाल किया आपने तो मैं ये भी कहता चलूँ कि असल इशू तो कराची का है और कराची का मैंडेट एमकेएम पाकिस्तान के पास है। अभी भी जो बल्दिया है वो एमकेएम के पास है। एंड ऑफ द मंथ इसका टेन्योर खत्म हो रहा है, मगर कराची से रिलेटेड हमारा एक मेंबर और मैं समझता हूँ इस कमेटी में होना चाहिए एमकेएम का। अमीनुल हक साहब हैं, बिल्कुल अच्छी तरह केस प्लीड कर सकते हैं एमकेएम का, मगर फिर भी नुमाइंदगी एक और होनी चाहिए, क्योंकि जब 2 गवर्नमेंट्स हैं तो फिर ये 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट भी है फिलहाल तो, और जब नहीं होगी फिर भी मैंडेट तो एमकेएम के पास है। तो नीचे 3rd ईयर लेवल से कोई ना कोई नुमाइंदगी अमीनुल हक के साथ जरूर होनी चाहिए। इस पे मैं समझता हूँ कमेटी को नजरसानी करनी चाहिए। अच्छा वसीम अख्तर साहब, 28 तारीख को क्योंकि मेयर के ओहदे की मियाद खत्म हो रही है और उसके बाद न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के हवाले से भी बात की जा रही थी, तो आपको लगता है कि यही कमेटी अब ये फैसला भी करेगी कि वो न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर जो तमाम स्टेक होल्डर्स को काबिल कबूल हो वो कौन होना चाहिए? मेरे ख्याल में होना तो ही चाहिए, कंसेंसस के साथ ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर आए जो कमेटी जो जिन चीज़ों पे उसका कंसेंसस बने
इश्यूज रिजॉल्व करने के हवाले से, तो वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके, कॉम्पिटेंट हो, उसके साथ कोई बैगेज ना हो, कोई करप्शन का नैब का रेफरेंस ना हो, कोई उल्टी सीधी चीजों में इन्वॉल्व माजी में ना रहा हो, और एक अच्छा ऑफिसर हो, मेहनती ऑफिसर हो। तो मैं समझता हूँ कि डिसाइड सब मिलके कर लें तो ज्यादा अच्छा है। देखिए वसीम अख्तर साहब, 2 रोज पहले आपको वज़ीर आला सिंध की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एग्जीक्यूटिव की पावर्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। हाँ, कोई सियासी कमेटी बन सकती है, सियासी नुमाइंदे बैठ सकते हैं, मुशावरती कमेटी हो सकती है, कंसल्टेंसी की हद तक तो ठीक है, लेकिन एज फार एज एग्जीक्यूटिव पावर्स आर कंसर्न तो वो सिंध हुकूमत के पास है, वो मैंडेट सिंध हुकूमत के पास ही रहेगा। बिल्कुल, कानून भी यही कहता है, होना चाहिए, मगर कंसेंसस के साथ, मशवरे के साथ एक अच्छा ऑफिसर तो लगाया जा सकता है। जब सब दिलचस्पी ले रहे हैं कि कराची के इश्यूज रिजॉल्व हों, तो उसके लिए एक अच्छा ऑफिसर लगाना, मैं समझता हूँ इसमें कोई हार नहीं। अब देखिए ना, एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन, आप ठीक कह रहे हैं कि एमक्यूएम का एक मेंबर होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 MNAs कराची से हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक भारी मैंडेट है एज फार एज कराची इज कंसर्न, और फिर एमक्यूएम जो है वो खुद कराची वाले हैं। तो ये बताइएगा कि कहीं से ये आवाज़ भी उठ रही थी कि कराची को देखते हुए, इसकी डायनामिक्स को समझते हुए कराची को सेपरेट कर देना चाहिए, एक सूबा बना देना चाहिए। क्या ये जस्टिफाइबल है और एमक्यूएम ये बात कर रही है किसी जगह पर? इस पर बात हुई है आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से? देखिए, आईन में गुंजाइश मौजूद है। जब सूबे में आप डिस्ट्रिक्ट्स बना सकते हो अपनी मर्जी से, कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट बना सकते हो, कराची को इतना डिवाइड कर दिया आपने, तो और आईन में गुंजाइश मौजूद है, बन सकता है। सुबह 20 सूबे होने चाहिए कम से कम, मेरे ख्याल में अप्रोक्सीमेटली कराची सिंध अपना पाकिस्तान में। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाएं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स भी बनाए गए हैं, कराची में मैंने मिसाल दी, 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए। जब कराची डिवाइड कर सकते हो आप, तो फिर व्हाई नॉट कराची को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दिए। और फिर आपको लगता है कि इस तरह से कराची के बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे कि जब कराची जो है वो एक सूबे का स्टेटस हासिल कर पाएगा? अब इस पर आपकी चेयरमैन एनडीएमए से कोई बात हुई हो या वजीर आजम से बात हुई हो? जी जी, एक चीज और इसमें ऐड कर दूं, कराची की पॉपुलेशन अबाउट, मेरी नजर में 3,500 से ऊपर की है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स मौजूद है। 3.5 करोड़ की आबादी है। तो सिंध की आबादी से आधे से ज्यादा आबादी कराची की है जी। तो अगर इतनी बड़ी आबादी का शहर, मैं समझता हूँ इसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अलग ही बनना चाहिए, ताकि यहाँ के मसाइल ग्रास रूट लेवल पे ही हल किए जा सके। और इस पर आपने वजीर आजम से कोई बात की है या चेयरमैन एनडीएमए से कोई बात हुई हो? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें तो देखें, एक तो कानूनी तौर पे जाना पड़ेगा आपको, आईन में गुंजाइश है, वो सारी ऑप्शंस जो है वो एग्जॉस्ट करने होंगे आईन के हिसाब से, और फिर आप राय ले सकते हैं कराची के लोग क्या चाहते हैं। नहीं तो इसके ऊपर जो है वो कोई, ऑब्वियसली असेंबली के अंदर ये मामला होना है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो उस पर कोई लेजिस्लेशन होगी, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए कोई इनिशिएटिव लेगा, जैसे एमक्यूएम ये कह रही है, उस पर अब वे फॉरवर्ड क्या देख रही है एमक्यूएम? देखिए, एमक्यूएम ये आवाज क्यों उठ रही है? आप अरसे से हुकूमत की जा रही है इस सूबे पे, इस शहर पे, और जो लोग मैंडेट लेके आते हैं, जिनके पास मैंडेट है, उनके पास ना इख्तियार है ना मसाइल है। तो ये कब तक लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपने सिराज तेली साहब की एक सोशल मीडिया पे क्लिप देखा होगा जी, वो तो कुछ और बात कर रहे हैं। तो ये सिराज तेली साहब कौन है? बिजनेस कम्युनिटी को लीड करते हैं कराची की, एक मौजूद बिजनेसमैन है। तो जाहिर है वो ऐसी तो नहीं बात कर रहे हैं कि वो नाकामी शो कर रहे हैं कि सब हुकूमतें नाकाम हो गई हैं। तो खैर, मैं उनको मिसाल दी है मैंने, मगर इस पे वे आउट है, निकल सकता है अगर सब सर जोड़ के बैठे। और मैं समझता हूँ कि व्हाई नॉट, जब पंजाब में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट हजारा सूबे की हिमायत कर रही है, तो पूरे मुल्क में फिर सूबे बनने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस पे आमिर खान साहब भी कह रहे थे कि हमने एक जलसे के अंदर करारदाद भी पेश की है और उसके ऊपर लोगों की राय भी ली है। इसका मतलब आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ लोग हैं और आपकी इस राय को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए एमक्यूएम क्या इस पोजीशन में है कि इस मूव को एक तहरीक बनाकर चलाए, और एज फार एज कराची इज कंसर्न तो कम से कम कराची के लेवल के ऊपर जो है इस मूव को चलाने के मोड में है, कोई मोमेंटम बनेगा? कैसे होगा ये? देखिए, एमक्यूएम तो पीछे है, अवाम आवाज बुलंद कर रही है। तो मैं समझता हूँ एमक्यूएम ने करारदाद तक अपने जलसों में पास कराई हुई है,
तो लीडिंग रोल एमकेएम ले सकती है इसमें। बिल्कुल ठीक। और वो रोल कैसे होगा, इनिशिएटिव क्या होगा, पहला बारिश का कतरा कहां से उठेगा सर? कतरे तो बहुत सारे पड़ चुके हैं। आपका कैमरा अगर बाजार निकल जाए कराची शहर के और पूछे कि टैक्स कौन देता है सबसे ज्यादा और आपको मिलता क्या है, वो ठीक है सर, पब्लिक सेंटिमेंट आपके साथ है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि ऑब्वियसली वो असेंबली के अंदर होगा ना, तो उसमें एमकेएम क्या इस पोजीशन में है कि कोई ऐसी मूव चला सके? देखिए, रेजोल्यूशन तो जरूर पेश कर सकती है, कामयाब हो या ना हो, मगर बहुत सारी ऐसी चीजें इस मुल्क में हुई हैं जो पॉपुलर नहीं थी मगर फिर भी कराई गई। बहुत सारी ऑपोजिशन की जमातों ने बहुत जगहों पे, अभी रिसेंटली बड़ी जगहों पे वोट डाले। तो क्या आपके पास वो गैबी मदद है वसीम अख्तर साहब? देखिए, गैबी मदद तो दुआ की जा सकती है। नहीं, दुआ के साथ दवा भी जरूरी है ना सर। जो मैं पर्टिकुलर बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, जैसे आप कह रहे हैं कि वो बहुत सारी चीजें जो नहीं हो सकती थी कराई गई हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है? दुआ की जा सकती है, मैं ये तो कह रहा हूँ। और जहां तक दवा का मामला है, वो दवा फिर होती है जब दुआ की जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब आपके वक्त के लिए। मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हुकूमत को माफिया से ज्यादा खतरा है या फिर उनकी परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं है या अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बाकारी का फुकदान है। इस बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 2 सालों के दौरान हुकूमत को कई मैदानों में, कई महाजों में नाकामी का सामना करना पड़ा है। वज़ीर आज़म ने हर बार इसका एतराफ़ किया है। उन्होंने हर बार कहा है कि नाकामियों के पीछे उनकी टीम या पॉलिसीज़ नहीं है बल्कि अशराफिया है। मुल्क के हर बहरान की जिम्मेदार माफिया है। इमरान खान इस मुल्क में तब्दीली लाने के लिए आया है। तब्दीली तब आएगी जब इन माफिया को शिकस्त देंगे। नौजवानों, ये याद रखना कि अगर ये माफिया रह गए, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं आपको इन डाकुओं का मुकाबला करके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह ये जो माफियाज बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क में महंगाई करते हैं पैसे बनाने के लिए, एक एक माफिया को हम पकड़ेंगे, इंशाल्लाह एक को नहीं छोड़ेंगे। We have a big problem in our country. There's a certain elite section of the society which is above law, which considers itself above law. We have developed these mafias over a period of time. Cartels use their power to artificially raise prices which the poor people have to pay. So political mafias. So the two tier: one to raise people out of poverty, second to fight these mafias which are keeping this country back. आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को आए हुए 2 साल हो गए हैं और 2 साल गुजरने के बाद भी वजीर आजम की नजर में मुल्क के बहरानों का जिम्मेदार माफिया है। वजीर आजम तो यहाँ तक कह गए हैं कि अशराफिया ने ना सिर्फ हुकूमत चलाने में उनकी राह में रुकावटें खड़ी की है, बल्कि अशराफिया उनसे इख्तिदार भी छीनना चाहती है। साल में तो पहली दफा पाकिस्तान में वो स्टेप्स उठाए गए हैं जो ये ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए हैं, और उसकी वजह से आप बड़ा शोर सुनते हैं। आप तबाह हो गया मुल्क। वो सारा जो एक छोटा सा एलीट तबका है जो कि अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, वो सब इकट्ठा हो गया और वो 2 साल मुसलसल इस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश में है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान एक जानिब तो अशराफिया को तमाम मसाइल की जड़ करार दे रहे हैं, वो अपोजिशन पर भी इल्ज़ामात आयद करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये भी तस्लीम करते हैं, बरमला एतराफ़ करते हैं कि उनके पास तजर्बाकार टीम नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी टीम में ना तजर्बाकार अफराद हैं जिन्हें पहली मरतबा इक़्तिदार में आने का मौका मिला है। पंजाब में होने वाली इंतजामी खराबियों का जिम्मेदार भी वज़ीर आला की बजाय उनकी ना तजर्बाकारी को करार देता है। एक पार्टी पहली दफा पावर में आई है। ये पार्टी 30 साल से पावर में थी, 30 साल से बारियां ले रही थी। हमारी पार्टी पहली दफा पावर में आती है। पहली दफा लोग सारे पावर में आते हैं, सिवाय इनमें से 2-3 लोगों के किसी को तो तजर्बा ही नहीं था वजारत का। हमारी पार्टी में तो ना उधर था पंजाब में, ना इधर था सेंटर में। गलतियां तो होनी हैं, कई चीजें, कई चॉइसेस गलत होनी है। अब ये पहली दफा नहीं हुआ है कि वज़ीर आज़म ने टीम की तजर्बाकारी पर बड़े मसाइल से जान छुड़ाई है, बल्कि इससे कबल भी गुज़श्ता अदवार में खैबर पख्तूनख्वा में अपनी नाकामियों की वजह ना तजर्बाकारी को करार देते हुए मरकज में हुकूमत ना मिलने पर इजहार तशक्कुर भी खुद इमरान खान कर चुके हैं। 2017 में बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा था कि खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि 2013 में मरकज में हुकूमत नहीं बना सकी, क्योंकि अगर ऐसा होता
तो अरकान पार्लियामेंट की नातजुर्बाकारी के बायस मुश्किलात पेश आ सकती थी। अगर हम 2013 में हुकूमत में आते तो वफाक में भी खैबर पख्तूनख्वा वाला हाल होता, क्योंकि यहाँ परवेज खटक के अलावा तमाम अफराद नए हैं, जबकि लोगों को तो शुरू के 1 साल तक पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। लेकिन आज कई साल गुजरने के बावजूद केपीके में तब्दीली नहीं आई है। इंतजामी मसाइल जू के तू अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगर आज चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं तो क्या इसका जवाब पब्लिक को यह दिया जा सकता है कि हम तजर्बाकार नहीं हैं, हम अभी सीख रहे हैं? अगर गंदम का बहरान पैदा होता है तो क्या इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये होगा कि हमारे पास तजर्बाकार टीम नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं, हमें इक़्तिदार पहली बार मिला है? अगर पेट्रोल बहरान सर उठाता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कौम को तब्दीली की नवीद सुनाते थे, जिनका बयानिया एहतसाब था, क्या वो ये जवाब देंगे? और क्या ये जवाब इत्मीनान बख्श होगा कॉमनर के लिए कि उनकी टीम तजर्बाकार नहीं है, वो पहली बार इक़्तिदार में आए हैं, इसलिए उन्हें कुछ सीखने में वक्त लगेगा? जैसे खुद वज़ीर आला पंजाब बारहा कह चुके हैं कि वो अभी नए हैं, अभी सीख रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, क्या उसके अवाम ये सुनना चाहेंगे कि वहाँ पर, क्योंकि वज़ीर आला ना तजर्बाकार है, वो पहले परफॉर्म नहीं कर चुके हैं बतौर चीफ मिनिस्टर, पहली बार उनको चीफ मिनिस्टरशिप मिली है, तो क्या ये जवाब उनके लिए काफ़ी होगा? यकीनन पब्लिक ये नहीं सुनना चाहती। पब्लिक तो अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व होता देखना चाहती है, उन्हें मुश्किलात नहीं चाहिए, वो हल डिमांड करते हैं। और हल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान की जानिब देखते हैं कि उन्हें कोई सैर हासिल जवाब दिया जा सके। ना सिर्फ जवाब दिया जा सके, बल्कि वो इश्यूज़ जिनको रिजॉल्व करने की बात वो हुकूमत में आने से पहले करते थे, अब उनके रिजॉल्व का वक्त है। अगर अब नहीं होगा तो फिर कब होगा? अब नहीं तो कब? हम नहीं तो कौन? जो नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, उस नारे की अमली तस्वीर भी सामने आनी चाहिए। बरकैफ इसका जवाब तो खुद मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म ही दे सकते हैं। एक और इशू की जानिब बढ़ते हैं। हर साल 19 अगस्त का दिन आलमी यौम इंसानियत के तौर पर बनाया जाता है, और इस दिन का बुनियादी मकसद उन हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करना होता है कि जो इंसानियत की खातिर गिरा कदर खिदमात और कारहाय नुमाया अंजाम देते हैं। इस साल यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने यह दिन उन हीरोज़ के नाम किया है कि जिन्होंने कोरोना जैसी आलमी वबा के दौरान अपनी जान हथेली पे रखकर उखड़ती सांसों को बरकरार रखने का बीड़ा उठाया, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर न सिर्फ खुद कोरोना से जंग लड़ी, बल्कि उन मरीजों को भी हौसला दिया कि जो अस्पतालों में मौत और हयात की जंग लड़ रहे थे, एक कशमकश में थे। आज इंसानियत उन तमाम मसीहाओं, उन तमाम तबीबों, उन तमाम डॉक्टर्स पर न सिर्फ फ़ख्र कर रही है, बल्कि सलाम पेश करती है उस जज्बा इसार और कुर्बानी को कि जिसका मकसद महज इंसानियत था, जिसका मकसद महज इंसानियत की फलाह था। जहाँ दुनिया भर के डॉक्टर्स ने फ्रंट लाइनर्स का किरदार अदा किया, वही पाकिस्तानी डॉक्टर्स का किरदार भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। वो गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान डॉक्टर उसामा रियाज हों, वो बरतानिया में कोरोना मरीजों को बचाते बचाते खुद जामे शहादत नोश करने वाले डॉक्टर हबीब जैदी हों, वो डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा हो, उन जैसे अजीम मुदर्रिस हो, या फिर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर आरिफ हों, कौम को इन अजीम हीरोज़ पर फ़ख्र है। मगर एक सवाल हुकूमत वक्त से है, वो अरबाब इख्तियार खुसूसन सदर ममलिकत के सामने सवाल रखना मकसूद है, उनके दर पर दस्तक देना मकसूद है कि चंद रोज़ पहले यौम आज़ादी पाकिस्तान पर सदर पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ शख्सियात की खिदमात के एतराफ़ में सिविल अवार्ड्स की एक तकरीब मुनक़िद की गई, सिविल अवार्ड्स दिए गए। ऐसे मौके पर क्या डॉक्टर्स को फरामोश किया जा सकता है जिन्होंने कोरोना जैसे पैंडेमिक में अपनी खिदमात सामने रखी, जो इस जंग को लड़ने के लिए खुद मैदान में उतर आए, जिन्होंने इस जंग के अंदर कलीदी किरदार अदा किया है, जो सफ़े अव्वल के हीरोज़ रहे हैं, फ्रंट लाइनर्स रहे हैं, क्या उनके लिए कोई निशान इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए था? ऐसे में हुकूमत वक्त, हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की खिदमात का एतराफ़ करें और फिर उनके लिए भी इस तरह के अवार्ड जो है वो नॉमिनेट करने चाहिए हैं, ताकि कल को लोग उनको मशले राह बनाएं और फिर ऐसे लोग सामने आए कि जिनका वतीरा ये हो कि उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, सफ़ेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे, कोई तो आए नई रुतों का पयाम लेकर, अंधेरी रातों में चांद बुनना कोई तो सीखे। इसके लिए सदर ममलिकत हो, हुकूमत वक्त हो, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो आगे बढ़ें, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें, ताकि कल को लोग इनकी पैरवी कर सकें। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल, अब तक रखिएगा ख्याल। अल्लाह।